नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम शुरू करने वाले हैं रीट की तैयारी। आपने YouTube की स्टोरी पर भी देख लिया होगा, YouTube पर मैंने पोस्ट भी किया था, Instagram पे भी बताया था, Facebook पे भी बताया था, हर जगह बताया था कि हम रीट का लक्ष्य बैच लॉन्च कर रहे हैं और उसी के लिए आप लोगों को अब क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको मैंने टेलीग्राम पर पूछा था कि कितने सब्जेक्ट की या किस किस सब्जेक्ट की आपको क्लासेस चाहिए, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सभी सब्जेक्ट की चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर रोज़ आपको हर किसी सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक वीडियो में ज़रूर दे पाऊँ। और शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे सिलेबस से, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो ये किसका सिलेबस है भाई? ये रीट का ऑफिशियल सिलेबस है जो रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2021 के लिए सिलेबस अपलोड किया गया है। ये वो सिलेबस है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए लेवल 1 का पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। शुरू करें फिर। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों से मैं सीडीपी का जो सिलेबस है ये डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि सीडीपी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये इसी तरीके से आपको 5 अलग अलग वीडियोस मिलेंगी सिलेबस की, एक एक करके हर किसी सब्जेक्ट का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भाई बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वृद्धि और विकास हमें पढ़ना है, ये सेम है जैसा हमने सीटेट में पढ़ा था वैसा ही रीट के लिए भी है। वृद्धि और विकास, विकास के अलग अलग आयाम जो होते हैं, अलग अलग सिद्धांत जो होते हैं वो हम देखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं। उसके बाद अभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों की वजह से, किन किन फैक्टर की वजह से विकास प्रभावित होता है ये देखेंगे हम। इसके अलावा भाई अधिगम से उनका संबंध देखेंगे, कारकों का संबंध देखेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इसकी भूमिका देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे के विकास को या बच्चे को प्रभावित करती है वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। उसके बाद वही बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं की, किस किस प्रकार से अर्थ प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। किसी का रेट ज्यादा होता है, किसी का मतलब रेट मतलब विकास की दर ज्यादा होती है, किसी का कुछ मतलब सेम नहीं होता सब कुछ। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत अलग अलग चीजों को एक साथ सीख लेता है, कोई एक एक करके सीखता है, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आते हैं, किन आधार पर आते हैं, वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को, उनको हम देखेंगे। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी को देखेंगे, उसकी संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं और उनको कैसे मापा जाता है उन चीजों को देखेंगे। मतलब ये पर्सनैलिटी के आपके टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी संकल्पना, बुद्धि क्या है, किस प्रकार से है, सिद्धांत और उसके मापन कितने प्रकार से, जैसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भाई कि जो अधिगमकर्ता होते हैं समझ के अनुसार, जैसे कि कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ मंदित होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनशील मतलब क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं जिनको थोड़ी सी ज्यादा अलग प्रकार की जरूरत होती है। मतलब ये कि हर किसी बच्चे को, हर किसी टाइप के बच्चे को एक अलग प्रकार की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ही क्लास है, एक ही क्लास में एक थोड़ा सा लेट समझता है बच्चा और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत जल्दी समझ जाता है। दोनों को ही लेकर हमें चलना है, साथ लेकर चलना है। तो अब जो बहुत जल्दी समझता है उसकी कुछ खास विषय मतलब क्या आवश्यकताएं हैं कि उसे ज्यादा ज्ञान चाहिए। अगर उसे कम ज्ञान दोगे तो वो पढ़ाई के प्रति उदासीन हो जाएगा, उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेम वैसे ही अगर कोई कम समझ वाला बच्चा है या धीरे समझने वाला बच्चा है, अगर आप क्या करोगे, अगर उस बच्चे को आप बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश करोगे या जल्दी सिखाने की कोशिश करोगे, कम समय में ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करोगे, तो वो बाउंस हो जाएगा उसके सिर पे से और उसके बाद उसे बोरियत महसूस होने लग जाएगी। तो ये दो अलग अलग आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं, इन दोनों को ही साथ लेकर चलना है, दोनों को ही समझाते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि अगर पूरी कक्षा में एक भी बच्चा फेल होता है तो वो फेलियर किसका माना जाता है? शिक्षक का माना जाता है। और आपको क्या बनना है? शिक्षक बनना है आगे चल के। तो
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है भाई अधिगम अक्षमताएं क्या क्या होती हैं। बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं, अलग अलग कारक होते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं भाई, क्या क्या अलग अलग आवश्यकताएं होती है बच्चे की, और वो आवश्यकताएं किस प्रकार से भी पूरी की जाएंगी, और साथ ही साथ और भी आगे कई सारी चीजें आपको बताऊंगा जब हम टॉपिक्स को शुरू करेंगे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां मतलब क्या डिफिकल्टीज होती हैं जो बच्चे को पढ़ने नहीं देती या सीखने नहीं देती, समझने नहीं देती। जैसे मान लीजिए कि कुछ पारिवारिक कारक है कि घर में ज्यादा क्लेश रहता है, ठीक, एक ये भी कारक हो गया। दूसरा बचपन से जुड़ा हुआ कारक हो गया कि बचपन में उसके मन में किसी वजह से हीन भावना बैठ गई, ठीक। तीसरा ये भी हो गया कि जो शिक्षक है वो उतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहा है। चौथा ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो समायोजन नहीं कर पा रहा है अपने विद्यालय में, जो उसका एक छोटा सा समाज है जिसको हम कक्षा बोलते हैं, उससे समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। उसके बाद भाई समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो देखो समायोजन किस प्रकार से होता है, एडजस्टमेंट किस प्रकार से होता है, ये किन किन के मध्य होता है, बच्चे और शिक्षक के मध्य होता है, बच्चे और बाकी बच्चों के मध्य होता है, और बच्चे और विद्यालय के वातावरण के मध्य होता है। ये तीन प्रकार के एडजस्टमेंट होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है भाई अधिगम का अर्थ और संकल्पना, मतलब लर्निंग क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत मतलब लर्निंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, चिंतन, कल्पना और तर्क, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है भाई अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और अधिगम के लिए ये क्यों जरूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन जरूरी है, ये आप लोगों को ही पता है। इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। दोनों ही प्रकार के मोटिवेशन किस प्रकार से किसी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा कौन सा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ज्यादा लंबे समय तक कौन सा चलता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या सीडीपी में ही आप लोगों से पूछा जाएगा। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं जो होती हैं एनसीएफ 2005 को हम देखेंगे। उसके बाद आकलन, मापन और मूल्यांकन, जिसे हम बोलेंगे असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, इसे हम देखेंगे। उसके बाद है भाई इसका अर्थ क्या है और उद्देश्य क्या है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है भाई कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब समग्र और सतत मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, मतलब कि अचीवमेंट टेस्ट आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, और सीखने के प्रतिफल, मतलब कि जो बच्चे ने सीखा है उसका रिजल्ट उसे क्या दिखाई देता है, उसको हम देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम पढ़ेंगे, और अंत में हम RTE 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें अध्यापकों की क्या भूमिका और दायित्व है इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सधा हुआ आपका सिलेबस है। रीट के इस पेपर में जो सीडीपी में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसमें से बहुत सारा तो ऐसा है, ऑलमोस्ट तो ऐसा है, अगर आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो इसकी भी अपने आप ही तैयारी होगी, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ये आज के दिन की हमारी एक वीडियो हो गई। और ये किस चीज की वीडियो है भाई, ये सीडीपी का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया है रीट का, जो आपका अगर किसी ने भाई अप्लाई नहीं किया है तो देख लो, अभी भी जहां तक मुझे लगता है समय होना चाहिए, 19-20 तारीख तक का समय था, डेट एक्सटेंड हुई थी, अगर नहीं किया है अप्लाई कर लो। तो इस तरीके से भाई ये आपका सिलेबस है। अब सेकंड वीडियो में एक और सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आवश्यक है कि आप उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप आगे वीडियोस चाहते हैं। ठीक, चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर जरूर करना है।